Hello everyone. A very good afternoon. Welcome to this session with Learn Fatafat. Today we will be discussing question and answers of this chapter, Magnetic Effect of Electric Current. Okay, session है for class 10 CBSE board science textbook का chapter number 13 Magnetic Effect of Electric Current जो आपके term 2 portion में आने वाला है. Okay, so let's get started. क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं हम आज के सेशन में क्योंकि हमने इसमें जितना भी आपका सिलेबस था टर्म 2 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर में वो कवर कर लिया है. इफ यू हैव मिस वाचिंग एनी ऑफ द टॉपिक्स एनी ऑफ द वीडियोस तो आप लर्न फटाफट के यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट ऑप्शन में कोई भी पिछला वीडियो या सेशन देख सकते हो. ओके, तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन एंड आंसर. सो अगर आपका चैप्टर प्रिपेयर हो चुका है विच आई एम श्योर के हो गया होगा क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, दैट इज 26 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है. सो यस, आई एम श्योर कि आपने अपनी पोर्शन का तो कवर कर लिया होगा. एंड व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो लेट्स सी इस चैप्टर का क्वेश्चन 1. एंड यस, आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं डिस्कस बिकॉज एज यू नो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सबसे पहले है एनसीईआरटी एकदम एकदम थरो हो जानी चाहिए. एंड आफ्टर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो भी एकदम थरली कर लेनी है. एंड ये दो हो जाएंगे उसके बाद आप जो भी बाकी के और रेफरेंस बुक्स हैं रिकमेंडेड बुक्स हैं वो आप जरूर उनमें से प्रैक्टिस करो. ठीक है, चलो फिर ये देखो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. तो अगर मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी. अगर ये है स्ट्रेट वायर, ठीक है, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी कब. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ देयर इज अ करंट पासिंग थ्रू इट. तो व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हमने पढ़ा हुआ है. कैसे होता है वो पैटर्न. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना. तो अगर मैं यहां से दिखाऊं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है लाइक दिस वी हैव सीन. एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस केस में हमने कैसे फाइंड की थी. डायरेक्शन हमने फाइंड की. ओके, डायरेक्शन ये सब इसमें तो नहीं पूछा है, पहले इसका हम आंसर दे देते हैं उसके बाद आई विल टेल यू सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जस्ट टू रिवाइज. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. ए बी सी डी में से द फील्ड विल कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर. ऑब्वियसली नो, स्ट्रेट लाइंस पैरेलल ये भी नहीं. रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर नहीं. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर वायर के ऊपर एक पॉइंट है जैसे मैंने ब्लू पॉइंट दिखाया है. दैट इज द राइट आंसर. एंड एज आई वाज टेलिंग यू अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने फाइंड करना सीखा था. सो कैन यू रिकॉल कि वो रूल कौन सा था. तो हमने या तो राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं या फिर यू कैन ऑल्सो यूज द मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल. ठीक है, विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू. तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करूं, अगर ये मेरा स्ट्रेट कंडक्टर है और थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए मेरा थंब अपवर्ड्स है, तो द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल्ड फिंगर्स फ्रॉम हियर टिल द नेल पार्ट टिल द फिंगर टिप वो होता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो इन दिस केस अगर आप ऐसे करके देखो अपने राइट हैंड से तो आप देखोगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, तो इसलिए हम इसका डायरेक्शन का अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वी विल राइट दिस एंटी क्लॉकवाइज. और रूल का नाम भी मैंने आपको बता दिया, या तो ये या फिर मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल वो भी हम लिख सकते हैं. ओके, दिस इज क्लियर स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है. फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज व्हाट इज इट. दैट इज अ क्वेश्चन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो वर्ड से ही मैंने आपको ये समझा दिया था कि इस प्रोसेस का मतलब क्या है. सो लेट्स रीड द ऑप्शंस फर्स्ट.
ऑप्शन ए में बोला है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी. ऑप्शन बी says the process of generating magnetic field due to a current passing through a coil. Third is producing induced current in a coil due to the relative motion between the magnet and the coil. And fourth is the process of rotating a coil of an electric motor. Which one out of them is electromagnetic induction? So from this name itself, we had seen induction, yani कि something is being induced. Okay, induced means it was not there initially, लेकिन प्रोड्यूस हो गया वो कुछ करने से. क्या करने से प्रोड्यूस हुआ और क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रो, ये जो करंट है, करंट इंड्यूस होता है. ओके, देयर इज एन इंड्यूस्ड करंट बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, देयर इज एन इंड्यूस्ड करंट किसमें? कंडक्टर में, which was placed in a magnetic field. और कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए, ये हमने देखा था. फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी हैड स्टडीड द थ्री मेन नेसेसरी थिंग्स, थ्री मेन रिक्वायरमेंट्स. क्या थी वो? एक तो मुझे चाहिए कंडक्टर, सेकेंडली आई नीड अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थर्डली आई नीड रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू. या तो कंडक्टर मूव करो या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हो. So now you can guess के ये चारों में से correct answer कौन सा है. So the right answer is obviously option C, producing an induced current in the coil due to relative motion between magnet and the coil. Okay, this is electromagnetic induction. That's a phenomenon. Let's see the next question. The device used for producing electric current is called. अब ये जेनरेटर, एसी जेनरेटर का वहां से आपके टर्म टू सिलेबस में तो है नहीं, बट दिस क्वेश्चन यू कैन इजीली आंसर. और ये आपको मालूम भी होना चाहिए कि डिवाइस, क्योंकि ईएमआई तो हमने पढ़ लिया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो पढ़ा है, तो वो ही प्रिंसिपल यूज हो रहा है किसमें? जनरेटर में. डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ जनरेटर. ये आप इजीली सोच भी सकते हो. जब भी कहीं फॉर एग्जांपल लाइट चली जाती है कभी, तो क्या ऑन करते हैं? जनरेटर ऑन करते हैं. तो क्यों? क्योंकि जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट. गैल्वेनोमीटर तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता करंट. गैल्वेनोमीटर और एमीटर ये तो सिर्फ करंट मेजर करते हैं, है ना. और मोटर का तो अलग ही काम है, ये तो करंट से चलती है. मोटर इज लाइक इन अ फैन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फैन में, मिक्सर, ग्राइंडर, ये सब में इनको तो इलेक्ट्रिक करंट इनपुट है उसमें. इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये पूछा है कि आउटपुट किसमें है, तो इसका आंसर है जनरेटर. जनरेटर में इलेक्ट्रिक करंट इज द आउटपुट. इनपुट क्या होगा? इनपुट इज द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, या रोटेशन ऑफ द कॉइल. मैकेनिकल एनर्जी रोटेशन ऑफ द कॉइल से जो होती है, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट. वो होता है जनरेटर में. ओके, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? इन केस ऑफ एनी डाउट लेट मी नो. अगर आप रिकॉर्डिंग भी देखते हो तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द पब्लिक कमेंट सेक्शन if you have doubt in any particular question or any topic. Now we have come to the question 6. State that the following are true or false. तो A है an electric motor converts mechanical energy into electrical energy. So अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि मोटर क्या करता है. When I explained to you about generator. मोटर, जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर का नाम आता है, जस्ट थिंक अबाउट एनी अप्लायंस व्हिच हैज अ मोटर. फैन ही ले लो, सीलिंग फैन जो है, फैन में क्या होता है? उसको पहले हम चालू करते हैं. आई मीन फर्स्ट वी सप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट टू इट एंड देन इट स्टार्ट्स रोटेटिंग. मींस देन इट गिव्स मैकेनिकल एनर्जी, है ना. यहाँ पे क्या बोला है? मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी.
नो, इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। इलेक्ट्रिक टू मैकेनिक होता तो ये ट्रू होता, या फिर मोटर की जगह अगर लिखा होता जनरेटर, देन इट वुड कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, लेकिन ये वाला कॉम्बिनेशन सही नहीं है। सो माय दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलो सेकंड वाला ट्राई करो अब। सेकंड में बोला है इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये तो ट्रू है। अभी अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में ही इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये ही करता है मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट इंड्यूस होता है कॉइल में जो रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, एंड दैट्स नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? सो दिस विल बी ट्रू। अब थर्ड वाला देखो क्या पूछा है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, circular coil, a long circular coil, long circular coil कैसी होगी? long circular coil means it will be, ये देखो long भी है और coils भी है ना, and इसमें क्या बोला है carrying current, so for example if I just show like this और इसमें current है, तो ये आपको किस चीज की याद दिला रहा है? ये शेप, ये जो शेप है कंडक्टर का, we have studied three main shapes. First we have studied straight conductor. Second हमने कौन सा शेप पढ़ा था? सर्कुलर लूप। और थर्ड शेप था ऐसा ही कुछ था, क्या था वो? सोलेनॉइड, राइट? अब सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी ये हमने देखा था। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट। तो उसमें ऐसे सेंटर में we can, I mean they're not touching, हाँ, they're not intersecting, yes, ऐसे कुछ हम दिखा सकते हैं schematic field lines जो हैं, and here also। तो क्वेश्चन किस बारे में पूछा है कि सेंटर में, फील्ड एट द सेंटर ऑफ द दिस कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, तो यस सेंट्रल पार्ट में ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन ही होती है। सो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सी will be true. Okay, चलो ये भी हो गया। Let's proceed to the next one. Question 7 में पूछा है list two methods of producing magnetic fields. So this is very easy. First method तो ये है, magnetic field चाहिए तो एक permanent magnet यूज कर लो, simple। या तो बार मैग्नेट ले लो, हॉर्सशू मैग्नेट ले लो, कोई भी परमानेंट मैग्नेट यूज कर लो। मैग्नेट जहां होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगी ही होगी, है ना। और सेकेंड, अभी सेकेंड मेथड क्या होगा, मैग्नेट नहीं अगर हमने यूज करना है, बिना मैग्नेट यूज के मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? वो ही तो आई है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हमने यही बोला है कि इलेक्ट्रिक करंट जहां भी होता है कंडक्टर में, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो व्हाट्स माय सेकंड मेथड? सेकंड मेथड इज टू pass current through a conductor, that's it। if I have a current carrying conductor, तो उसके around हमेशा it will always produce a magnetic field। बस उसका पैटर्न कंडक्टर के शेप पे डिपेंड होगा, एंड डायरेक्शन विल वेरी डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस हो जाएगी। So these are my two methods. Okay, let's do the next one. Okay, यहाँ पे पूछा है how does a solenoid behave like a magnet? तो सोलेनॉइड का अगर मैं ऐसे रफली बना के रखती हूँ, सोलेनॉइड इफ आई एम शोइंग समवट लाइक दिस, इसको बैटरी हो गई, प्लग की हो गई, ओके। अब इसमें से व्हेन आई पास करंट, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसमें, एंड व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इज द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, है ना। सो जब सोलेनॉइड से करंट पास होगा
So it produces a magnetic field around it, and that's why it behaves like a magnet. और ये जो current carrying conductor होते हैं जो behave करते हैं as a magnet, they are the electromagnets. They are known as electromagnets. They are type of temporary magnets, not permanent magnets. क्योंकि जैसे ही electric current flow होना बंद हो जाएगा, they will no longer behave as a magnet. That's the difference between a temporary, this one, that's a temporary electromagnet, and a permanent. Permanent magnet हमेशा ही magnetic field lines produce करेगा. Okay, so that's how this will act as a magnet. Can you determine the north and south pole of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet? So this is something interesting. यहाँ पे क्या बोला है कि solenoid है आपके पास, करंट भी इसमें से पास हो रहा है और हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड. अब ये क्या बन गया, मैंने क्या बताया आपको, दिस इज बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. And even whether it's a permanent magnet or it's a temporary electromagnet, it will always have poles. North pole, two poles will always be there. One will be north pole and one will be south pole. Now, in the question you have to find out using a bar magnet. Okay. So, suppose I have a bar magnet. Now, bar magnet की खुद की polarity है. For example, let me write this as a north pole and this is a south pole. तो मैं ये bar magnet use करके can you determine the north pole and south pole of this solenoid? That's the question. So if I label the ends, for example, this is end A and this is end B. So which of the ends will be north pole? Which one will be acting as a south pole? ये हमें find करना है. So how will we do that? अब ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये यहाँ पे ये क्लॉकवाइज जो होता है वो साउथ होता है ना, दैट इज अ क्लॉक रूल. लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा यूजिंग अ बार मैग्नेट हाउ विल यू फाइंड इट आउट. सो व्हाट विल यू डू यूजिंग अ बार मैग्नेट? बार मैग्नेट को अगर इफ आई मूव इट टुवर्ड्स दिस सोलेनॉइड, आई एम मूविंग द बार मैग्नेट टुवर्ड्स दिस सोलेनॉइड. ओके, let me show the arrow mark and I'm bringing it near this end B, which is connected to the negative terminal of the battery. And if you observe that, what will I observe? I will observe that the solenoid will repel my bar magnet. It repels the bar magnet. So if this is repelling the bar magnet, what does this indicate? ये जो end B है, इसको north होना चाहिए या south होना चाहिए? That you can easily say now, isn't it? Because we know that like poles will only repel, opposite होता तो attract होता. So because this one is repelling, so you know that this end will be the north pole of the solenoid. End B पे, let me use another color, ये north pole होगा इस electromagnet का, solenoid का, और end A होगा south pole. This end will be the south pole. Okay, and other way also, if you see at this end A, current in the coil is in which direction? See, like this, it is clockwise, है ना, clockwise. Whereas if you see from this end B, so you will see it is anti-clockwise. So obviously this should be north and this should be south. Okay, clear. So this is how you will determine the north and south poles of this current carrying solenoid. Let's see the next question. When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? तो Hans Christian Oster ने ये दिखा दिया था कि there is a force experienced by a current carrying conductor. अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, which is what are the things available? कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर तो I है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है एंड इट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. लेकिन ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ये मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, लार्जेस्ट कब होगा, दैट्स द क्वेश्चन. सो वी ऑलरेडी नो द आंसर कि व्हेन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू,
अगर करंट इस डायरेक्शन में है इस कंडक्टर में टुवर्ड्स द राइट एंड मैग्नेटिक फील्ड है समझो एस, यहाँ पे अगर मैंने रखा है नॉर्थ पोल और यहाँ पे है समझो साउथ पोल, सो व्हाट विल बी माय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? देखो ऐसे होंगी ना, नॉर्थ टू साउथ, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज emerge फ्रॉम नॉर्थ। तो हियर व्हाट डू वी सी, शायद थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा बट आप समझ लो कि परपेंडिकुलर ही है। हाँ, सो इन दिस केस ये जो कंडक्टर है, लेट मी शो यू इन ब्लू कलर, दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स क्योंकि करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब आप सोचोगे कि अगर दोनों परपेंडिकुलर नहीं है देन व्हाट विल हैपन? सी व्हेन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर ना, अगर करंट ऐसा है और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि अगर मैं नॉर्थ पोल यहाँ पे रख रही हूँ और साउथ पोल यहाँ पे, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओ माय गॉड दिस इज टू मच out of shape. Let me draw a straight line. Okay, तो ये blue conductor है, arrow is the direction of current and this is pink one is a magnetic field. In this case when both are parallel, so there will be no force. Okay, force will be zero if magnetic field is parallel to current, and if magnetic field and current are perpendicular then the force is largest या maximum, और दोनों के बीच में होगा तो दोनों के बीच में कहीं वैल्यू होगा फोर्स का, जीरो और मैक्सिमम के बीच में। ओके क्लियर, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। चलो ये 10th वाला हम लास्ट में करेंगे, लेट्स फिनिश दिस वन फर्स्ट। अब बीच बीच में आप देखोगे क्वेश्चन थोड़े स्किप किए मैंने बिकॉज दोस आर नॉट इंक्लूडेड इन योर टर्म टू पोर्शन दिस टाइम, है ना, जैसे डोमेस्टिक सर्किट का पार्ट और जनरेटर वो सब के बाद का पार्ट ओमिट किया है, इट्स डिलीटेड फ्रॉम योर पोर्शन, सो राइट नाउ आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट। 13 क्वेश्चन में पूछा है a coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer. What will happen if a bar magnet is, the coil है coil of insulated copper wire, so let us just try to draw it and इसको कनेक्ट कर दिया है galvanometer, you know galvanometer, ये सेंटर उसका 0 है, सेंटर मतलब when there is no deflection, no current. Galvanometer, what is galvanometer? Galvanometer is a device which will measure the current. कभी भी whenever it will detect current in the conductor, तो it will show some deflection, या तो right में या left में. When there is no current तो वो straight रहेगा, center 0 galvanometer. ठीक है? Now question में पूछा है this coil is connected to galvanometer. What will happen if a bar magnet is? So let us take a bar magnet and we will just write the polarity. What will happen if the bar magnet is pushed into the coil? Means if I'm moving it towards the coil and if it's pushed into the coil, मतलब push करते करते ये coil के अंदर यहाँ पे पहुंच गया है, okay, which I've shown you in dotted. So what will happen? What will happen when this is done? First case में जो पूछा है, if it is pushed into the coil, what will happen? Obviously, till the time that this is moving from this position till this position, till that time the galvanometer will show us a deflection. So galvanometer will get deflected. Why? Because this is what we have studied in EMI, electromagnetic induction, right? I have a conductor, I have a bar magnet, and there is a relative motion between the two. Yes, Yogesh? देखो ये हमें चूज नहीं करना है कोई ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, क्लियर? तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि फर्स्ट सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा टिल द मोशन ऑफ द magnet, and as soon as it is inside the coil then
it will again come back to 0. So it will show momentary deflection only till the time it is moving. जब वो stationary हो गया और अंदर बैठ गया के coil में, then it will come back to 0. Because we know in EMI के relative motion जब तक दोनों में नहीं होगा तब तक there will be no current induced. अगर current induced नहीं होगा तो galvanometer deflect नहीं करेगा, right? So what is the second? Second में बोला है it is withdrawn from inside the coil. अभी यहाँ पे अंदर आके बैठ गया था मैग्नेट. अब सेकेंड सिचुएशन में इसको बाहर निकाला. इट इज विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल. ठीक है, तो राइट में या लेफ्ट में कहीं भी ऐसे कुछ बोला नहीं है कि इन विच डायरेक्शन इट इज गोइंग. तो आप समझो विथड्रॉन, सो इट इज टेकन बैक. सो हियर ऑल्सो अगेन जितने टाइम तक ये मोशन है, टिल द टाइम इट इज मूविंग, it will show a deflection in the galvanometer लेकिन opposite direction में. And after that जब वो फिर से बाहर अपनी original position पे आके रुक गया, then again the galvanometer will show no deflection. Correct? Clear? And what is the third option? Third position है held stationary inside the coil. When it is held stationary inside the coil, स्टेशनरी है तो ऑब्वियसली वो 0 ही रहेगा. स्टेशनरी में कोई मोशन मूवमेंट ही नहीं है. If there is no movement, there is no change in magnetic field because the current will only be induced when there is a change in the magnetic field associated with the coil. If there is no change in the magnetic field, there will be no current induced. Okay, so this is done. Now we'll see the next one. Okay, so this question asks, two circular coils are placed close to each other. A and B हैं दो coils. If the current in the coil A is changed, okay, just let's draw them roughly. If this is my coil A, okay, इसमें current is changed, तो एक current का source दिखा देते हैं battery, and एक है coil B. Sorry. This is the coil B for example, and just let's connect it to galvanometer to detect the change in current या current induced है कि नहीं उसके लिए. Coil A, coil B. Now question A says two circular coils are placed close to each other. देखो close to each other भी होना चाहिए. If you place them far away from each other, तो इस coil में कितनी भी magnetic field change होती रहे, it is not going to affect this coil. Okay, so it is necessary for them to be close to each other. Sahil, oh, nice. Jason, very good. Samriddhi, hello. So what do you think will be the answer for this question? अगर दो coils placed हैं close to each other, if current in the coil is changed, देखो ये current pass हो रहा है, ये मैंने pink arrow से दिखा दिया, positive negative. If this current is changed, will some current be induced in the coil B? Yes or no? इसका current change होने से इसमें कोई current induce होगा क्या? So obviously yes, it will be induced because that's what we have learned in electromagnetic induction. इसका reason क्या है? You have to write the whole principle of electromagnetic induction. क्योंकि whenever the current in the coil A will change, okay, current के लिए मैं I लिख रही हूँ. Whenever the current in the coil A will change, then the magnetic field lines associated with it, yeah, the magnetic field associated with it will also change. Magnetic field produced with it will change, and therefore the magnetic field associated with coil B will change. तो ये जब चेंज इसमें भी एक्सपीरियंस करेगा कॉइल बी, तो उसमें ऑब्वियसली करंट इंड्यूस होगा बिकॉज करंट इज इंड्यूस्ड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट? Okay, so this is the answer and this is the reason. We are going to explain the phenomenon of electromagnetic induction. चलो अब देखते हैं next question. Yeah, so here you have to state the rule. तीन पार्ट हैं इस क्वेश्चन के. फर्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा है, तीनों में हमें रूल्स ही बताने हैं कि हम कौन सा रूल कहाँ यूज करेंगे.
क्योंकि इस चैप्टर में हमने रूल्स का पढ़े हैं काफी। तो देखो पहला पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड। हाउ विच रूल विल यू यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ magnetic field produced around a straight conductor carrying current. So, which straight conductor के लिए कौन सा rule use करेंगे हम? We know that a straight conductor which is carrying current will always produce a magnetic field around it. और इसका शेप भी हमने देखा था, concentric circles होते हैं, right? लेकिन इनका डायरेक्शन हम कौन से रूल से फाइंड करते हैं? That is the question. So, straight conductor के लिए कौन सा रूल यूज किया था हमने? Come on, tell me in the chat section. So you can write any of the two rules. या तो आप लिख लो right hand thumb rule, or you can also write which second one is Maxwell's corkscrew rule. कोई भी ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, right? See the next one. Second है force experienced by a current carrying conductor. अब मुझे फाइंड करना डायरेक्शन किसका? Force experienced by a current carrying conductor. मेरे पास I भी है, placed in a magnetic field which is perpendicular to it. यानी कि current and magnetic field are perpendicular to each other. तो obviously force होगा which will be maximum, which is largest because both of them are perpendicular. तो इस force का डायरेक्शन कैसे फाइंड किया था हमने? फोर्स इफ यू रिमेंबर FBI में देखो, FBI में याद रखो when B and I ये दोनों हैं हमारे पास, when these are the cause and force is the effect, then which rule do we use? Then we use the Fleming's left hand rule, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल जो मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में भी हमने देखा था, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल, राइट? एंड थर्ड वन इज इफ यू वांट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड, आई है, ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बी भी है, और रोटेशन है मींस इट इज मूविंग, मींस इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स हियर आल्सो। यहाँ पे भी एफ बी और आई है, एफ बी आई। लेकिन what is the difference in the third question and the second question? In the third question, the current induced ये इफेक्ट है, और फोर्स यानी कि रोटेशन, कॉइल ऑलरेडी रोटेट हो रही है एंड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही है, तो ये दोनों हमारे कॉज हैं। सेकेंड वाले में क्या था? मैग्नेटिक फील्ड और करंट कॉज थे, फोर्स इफेक्ट था, इसमें करंट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। सो इन दिस केस which rule do we use to find the direction of current? Here obviously we will use Fleming's right hand rule. ये क्या है? ये electromagnetic induction है, nothing else. And whenever there is EMI we have to use the Fleming's right hand rule. ठीक है, क्लियर? ओके, तो दीज आर द रूल्स। अब ये लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन हमने एक क्वेश्चन मैंने बोला था लास्ट में करेंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10। हियर यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली, ये आप करो, ठीक है? आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। देखो, योर बैक टू वन वॉल, एक वॉल आपकी बैक के पीछे है, an electron beam moving horizontally from the back wall towards the front wall. तो इलेक्ट्रॉन बीम जो मूव कर रही है, ये क्या दे रही है हमें? डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये हमें इस पार्ट से मिलेगा। और आगे क्या बोला है? डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इससे क्या मिलेगा हमें? इस डिफ्लेक्शन से, डिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्शन इज बिकॉज ऑफ द फोर्स, है ना, इसके फोर्स हुआ इसलिए वो डिफ्लेक्ट हो गई। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सो बी, ये क्वेश्चन मार्क है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। सो हियर वी विल ऑब्वियसली वी विल यूज, व्हाट विल वी यूज हियर?
Here will we use our Fleming's left hand rule, right? अब आप इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल. इलेक्ट्रॉन बीम का जो भी डायरेक्शन है, तो ये हो गया मेरा एफ बी एंड आई. ओके, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट. अब करंट का डायरेक्शन क्या बोला है? अगर मेरे पीछे वॉल है, इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल. करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, तो पी आई. सो मेरा करंट का डायरेक्शन, यू हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ करंट टुवर्ड्स योरसेल्फ. ठीक है, ओके. तो यूज प्रियांशु. यस प्रियांशु, हाउ आर यू? कहाँ थे इतने दिन? एवरीथिंग गुड? पहचाना? तो देखो, ये करंट का जो डायरेक्शन है, विच द मिडिल फिंगर इज शोइंग, दिस शुड पॉइंट टुवर्ड्स यू. ओके, और डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स योर राइट साइड. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें दिखाना है टुवर्ड्स द राइट साइड. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द राइट साइड एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सॉरी, ये जो फोर्स है, फोर्स इज टुवर्ड्स द राइट साइड. तो दिस विल बी द वे द हैंड विल गो. आप ट्राई करो खुद. ये टुवर्ड्स माय राइट एंड द करंट इज टुवर्ड्स मी. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फिंगर है, फोर फिंगर, दिस विल पॉइंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, डू इट योरसेल्फ एंड सी, एंड यू विल बी एबल टू सी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपका फोर फिंगर है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक टुवर्ड्स फ्रंट, यानी कि करंट का डायरेक्शन आप दिखाओगे फ्रॉम फ्रंट टू द बैक वॉल, यानी टुवर्ड्स योरसेल्फ. डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, यानी फोर्स will be towards your right side, yani ki thumb. Okay, and when you do these two things, then you will get your magnetic field downward. Okay, ye tha aaj ka last question. So we are done with the exercise question answers for this chapter. Thank you for watching, and if you have understood, if you have enjoyed, then kya karna hai aapko? Like karna hai video ko. Liking is very important for us. Like it and share it with your friends. So take care and all the best. आपका एग्जाम है, डेट अनाउंस हो गई है. So yes, you have to now prepare very, very, very well. Keep practicing and keep learning. Okay, bye bye.